अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आजकल सियासत में बड़ी हलचल है, बड़ी गर्मा गर्मी है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जब से शेख साहब ने इंकशाफात शुरू किए हैं उस वक्त से हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन मुलाकातों का, खुफिया चीज़ों का, मामला तय होने का कभी किसी ने सुना ना हो। सियासी पंडित हों, सीनियर सहाफ़ी हों या हमारे आम लोग हों, इतनी उनको नो हाउ हमेशा से थी कि बंद मुलाकातें, बंद कमरों की मुलाकातें, इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन जब से ये चीज़ें खुलेआम सामने डिस्कशन में आना शुरू हुई हैं, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। दोनों तरफ से, यानी हुकूमत हो या अपोजिशन, इसमें किसी किस्म की कोई अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही है कि कोई पेशबंदी की जाए या कोई इसे रोके। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि एक जानिब जहाँ PMLN का बयानिया ज़ोर पकड़ रहा है, वहीं पर इसके अंदर इख्तिलाफात की खबरें भी फैलाई जा रही हैं हुकूमती सफ़ों की जानिब से। तो दूसरी जानिब आज शेख साहब भी बहुत सारे सवालात का पलंदा लेकर आ गए हैं और उन्होंने मियाँ साहब के सामने बड़े सेंसिटिव सवाल भी रख दिए हैं। अब देखना यह है कि इस सारे गर्मा गर्मी के माहौल में हमारी सियासत आखिर जा किस तरफ रही है। हम क्या मज़ीद पेंडोरा बॉक्सेस खोल रहे हैं या फिर हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं? क्या इन सवालात के जवाबात आएंगे? क्या PMLN एग्रेसिव बयानिए में ही रहेगी या एक दफ़ा फिर से शहबाज शरीफ साहब का जो मफाहमती बयानिया है वो इसके ऊपर ओवरकम कर लेगा? आज बहुत सारी चीज़ें जिस हवाले से डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ थोड़ी सी आखिर में ये भी बात करेंगे कि आखिर सानिया मोटरवे केस का वो मुल्जिम जो कि जिसके बारे में दावे किए जा रहे थे कि चंद घंटों में पकड़ा जाएगा, आखिर क्या वजह है कि इतने दिनों के बाद भी वो छलावा बना हुआ है और अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ नहीं आ रहा, और जिसको बड़ा CCPO को बयान किया गया था कि जैसे वो कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ है, तो आखिर वो उसे पकड़ने में नाकाम क्यों है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और चीज़ें तो सियासत में इमरान साहब बहुत सारी हैं, लेकिन मैं वैसे आज आपकी जो एक अहम मुलाकात हुई है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से, उसके हवाले से सबसे पहले बात करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सियासत पे बात करते हैं, मुलाकात पे भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं पूरी कौम को और आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अच्छा? मुबारकबाद इसलिए कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो आमतौर पे हमें हमारी गुर्बत की, हमारी मुआशी पस्तियों की बात सुनाते हैं, आज उनकी तरफ से पाकिस्तान को चैम्पियन ऑफ नेचर करार दिया गया और पाकिस्तान की तरफ से माहौलियात की बेहतरी के लिए जो इकदाम किए गए उनको सराहते हुए उन्होंने कहा कि इस साल के आप चैंपियन ऑफ नेचर हैं। तो जबरदस्त हो गया। हम बगैर वर्ल्ड कप के चैंपियन बन गए। अच्छा जी, दूसरा बात जाते हैं आपके सवाल की। अच्छा, शहबाज शरीफ के ऊपर तो मैं आपसे मुलाकात का तो जानूंगी, उन्होंने क्या कहा है वो मेरा ख्याल है सबने सुन भी लिया, आपकी ज़बानी भी अभी हम सुनेंगे, लेकिन आज मैं ये तो आपसे जानूंगी कि उन्होंने कहा क्या, लेकिन आज आपसे मैं आपकी रीडिंग ज़्यादा पूछूंगी। पहले तो आप ये बता दें कि ओवरऑल आपको क्या महसूस होता है, शहबाज शरीफ साहब आज कहाँ खड़े हैं? शहबाज शरीफ आज तक तो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। पक्की बात है? हाँ जी, आज तक अच्छा। तो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स भी ऐसे हैं। अब देखें आगे क्या होता है, क्योंकि मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा था कि जनाब आप जो सारी ये आजकल इतनी सरगर्म है बातें नून और शीन की, तो इस पे जो है आपकी क्या राय है? क्या इसलिए आपको प्रेशराइज किया जा रहा है या दबाव डाला जा रहा है कि वाकई नून में से कोई लोग शीन निकालना चाहते हैं? तो उन्होंने हंस के इसको कहा, जवाब दे दिया कि जी इस पे मैं शेख रशीद के बारे में उन्होंने ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि उनकी बातों को मैं जवाब नहीं देता, और दूसरी बात यह कि आपको इसका जवाब मैं दे दूंगा बाद में, यानी वो खूबसूरती से टाल गए इस बात को, बाद में नहीं दिया जवाब। लेकिन जवाब नहीं दिया उस तरह से। लेकिन ये बात तय है कि आज उन्होंने एक दफ़ा फिर इस बात का इरादा किया है कि वो अपने कायद, अपने लीडर और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ है। और उन्होंने उनकी तकरीर के बारे में भी कहा कि उसमें तो कोई गहराई बात नहीं थी। आज तो तकरीर को भी उन्होंने सपोर्ट किया। कहा असल में आज जो उनकी सीनियर सहाफ़ियों के साथ और एंकर्स के साथ ये मुलाकात थी, उसमें दो हिस्से थे। पहले हिस्से में तो उन्होंने ये अपनी कारकर्दगी जो थी हुकूमत में, वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, तो उन्होंने ये बताना था कि जनाब मैंने मुख्तलिफ चीज़ों में ये देखें जो इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि ना सिर्फ ये कि हमने अपनी कारकर्दगी को सारा दोहराया, बल्कि उन्होंने कहा कि जी अरबों रुपए जो हैं उसका हमने बचाया, तकरीबन 1 खरब रुपया हमने बचाया
इस कौम का। और उसके अलावा फिर उन्होंने ये बताया कि हमने निगोशिएशन करके, हालांकि इंटरनेशनल डील्स में बिडिंग की भी ज़रूरत नहीं होती पेपरा रूल्स के मुताबिक, लेकिन ना सिर्फ ये कि मैंने बिडिंग्स करवाई बल्कि बिडिंग जिस कंपनी ने सबसे कम दी उससे भी फिर वो लेके दिया, उनसे मज़ीद निगोशिएट करके। ख़ास तौर पे ऑरेंज ट्रेन के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने उनसे इतनी वो की कि इसमें मुझे 81 अरब रुपए का कमी की। चलें, ये तो वो बातें हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने खुद अपने मुंह से कही, मीडिया में रिपोर्ट भी हो चुकी हैं और हमने भी बता दी हैं। लेकिन अंदर की बातें क्या हैं जो आपकी रीडिंग है वो मैं आपसे ज़रा दूसरे राउंड में आके पूछती हूँ। मैं ज़रा हिलाली साहब का कमेंट ले लूँ। हिलाली साहब, इमरान साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आज दिन तक तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ ही खड़े हैं, कोई दो बयानिए नहीं है, जो नवाज शरीफ का बयानिया है वो उसके साथ ही चलेंगे। आपको लगता है ये बात सिर्फ मीडिया में बताने की हद तक है या दिल से वो इस चीज़ को समझते हैं कि उनका भी गुजारा नहीं है मियाँ साहब के बगैर? खुदा जाने उनका क्या ख्याल है, मगर ये तो साफ सदा मुझे तो अजीब सा लगता है कि आप देखिए, मैं तो अगर उनसे मिलता मैं कहता कि आप मरियम शरीफ से बात करते हैं कि नहीं, और उसके जवाब पे अगर वो कहता है हाँ, तो मैंने कहा कि आपने उनको फिर पूछा कि मरियम शरीफ का जो ख़बर न्यूज़ था, न्यूज़ क्या जो पैगाम था COAS को थ्रू मिस्टर ज़ुबैर, वो ये था कि हमारा तो फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारा तो सिर्फ इमरान खान के साथ लड़ाई है, हमारा तो लड़ाई सिर्फ उसके साथ इसलिए है कि वो हमें लंदन में रहने नहीं दे रहा है, वो हमें जेल में भेजना चाहता है। मगर जब नवाज शरीफ की तकरीर का वक्त आया उसने कहा कि हमारा इमरान खान का कोई लड़ाई है ही नहीं, हम तो सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं जो उनको लाया उनके। तो ये क्या चक्कर है भाई, ये कितने लोगों को कितने मुख्तलिफ कहानियाँ बता रहे हैं। इसलिए मैं कोई इस पे कोई आई एम सॉरी मैं कोई एम्फेसिस नहीं दे सकता ऐसी चीज़ पे, साफ सदा मिसलीडिंग झूठ है। लेकिन हिलाली साहब, आपको लगता है कि आगे चल के वाकई ये अगर शहबाज शरीफ साहब इस बात पे कायल नहीं है, कन्विंस्ड नहीं है, जो लड़ाई वाला एक वो है बयानिया नून लीग का, तो वो वाकई ऐसा सोच सकते हैं आगे चल के कि वो फिर इनसे रास्ते जुदा कर लें? देखिए, बात असल ये है कि नवाज शरीफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। वो एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो बैंड है। आप कितने देर तक एक आदमी के पीछे खड़े रहेंगे जो लीगली बैंड फ्रॉम पॉलिटिक्स है? ये क्या आर्टिफिशियल सिचुएशन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं? भूल जाओ उसको, वो बैन हो गया है। अगर कोई वकील है और रिस्टोर हो जाता है फिर अलग बात है, बस अब भूल जाओ उसको, गेट ऑन विद लाइफ। अच्छा, ये छोड़ना नहीं छोड़ना, साथ खड़ा रहना, लेकिन वो तो उल्टा ज्यादा सरगर्म हो गए। लाल साहब, मैं आती हूं आपकी तरफ। यार इट्स अ मेस। ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, आप जो मरियम नवाज के हवाले से बात कर रहे थे तो इस पे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो जुबैर ने मुलाकात की है, मोहम्मद जुबैर ने, तो उन्होंने अपनी निजी हैसियत में की है, उन्होंने पार्टी से या किसी भी रहनुमा से कोई ना इजाज़त ली थी ना उनको बताया था। आज उनका मौक़िफ़ उस पर ख्वाजा आसिफ भी थे वहाँ, और मियाँ शहबाज शरीफ ने और एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने इस पे कहा कि जी मोहम्मद जुबैर साहब ने उसमें ज़ाती हैसियत में मुलाकात की थी और उनका इस पे पार्टी की ना कोई लाइन थी और ना उस पे उनकी कोई मर्जी। तो ये उनका था। लेकिन अब ये बताएं ना, एक बड़ा पुराना चक्कर है इमरान साहब। इमरान साहब माफ़ करिए, आई एम सॉरी, ये एक बहुत पुराना चक्कर है। मैं डिप्लोमेसी में रहा हूँ 38 इयर्स। इसको कहते हैं डिनायबिलिटी। कि अब एक आदमी जाके किसी और को मिलता है और वो मीटिंग ठीक नहीं होता है तो फिर बाद में कहता है मैंने तो कुछ पैगाम आपको भेजा ही नहीं है, ये सब खुद मिला, खुदा जाने आपसे क्या बातें की, वो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, मैंने तो कुछ नहीं भेजा। ये ऐसे ही हिलाली साहब। बहरहाल ये ठीक है कि वो वहाँ पे ये बात हुई। लेकिन इमरान साहब, आज आपकी अब अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपको लगा कि शहबाज शरीफ साहब दबाव में हैं क्योंकि वो बार बार अपनी गिरफ्तारी का जिक्र कर रहे हैं? आज भी उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इमरान खान तो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। अपनी गिरफ्तारी के हवाले से वो ये समझते हैं कि जी इमरान खान जो है ना, ये इनकी शदीद ख्वाहिश है
कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं और मैं जेल चला जाऊं। दबाव में है वो, अच्छा मैं बज़ाहिर वो इसमें बिल्कुल भी आज मुझे बज़ाहिर गिरफ्तारी के हवाले से वो दबाव में दिखाई नहीं दिया। अच्छा। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब सलमान गनी साहब ने उनसे ये सवाल किया कि जी आखिर आपको ये बताएं कि इमरान खान को आपसे मसला क्या है, तो इस पे फौरी तौर पे माइक ख्वाजा साद रफीक ने ले लिया। अच्छा। और उन्होंने मियाँ साहब से कहा कि तुसी दसोगे मियाँ साहब या मैं फिर आधा खुल के जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे बताना पड़ा तो मैं फिर पूरी दिल की बात करूंगा। अच्छा। इस पे मियाँ साहब ने कहा जी आप बता दें, तो उन्होंने ये कहा ख्वाजा साद रफीक ने कि असल बात ये है कि ये इमरान खान साहब किसी भी तरीके से वो इनको अंदर इसलिए करवाना चाहते हैं कि वो समझते हैं कि ये जो हैं मुतबादिल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, और ये इन्होंने इतना काम किया। और जो आपको पता ही है कि फिर वो पार्टी रहनुमा की जिस तरह से तारीफें की जाती हैं हमारे यहाँ सियासत में, तो वो उन्हें खतरा समझते हैं, तो इसलिए उन्हें करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बयानी की वजह से भी कोई दबाव, क्योंकि वो तो आज भी मुझे तो कंफ्यूज लग रहे हैं बातों से। एक जाने वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, फिर वो कहते हैं मैं मुफाहमत की बात करता हूं, तो इसमें क्या नहीं, उन्होंने ये कहा, इस पे मैंने आपको बताया ना आज बड़ी खुल के गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना था कि जी मियां नवाज शरीफ की तकरीर में आपको मेरे कायद की तकरीर में ऐसी कोई बात कौन सी नजर आती है, उन्होंने कौन सी आपसे तकरार की बात की है। हाँ मैंने उनसे सब ने बातें की इस पे, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, उन्होंने अपने पैरों से पानी नहीं पहन देता। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी जो मुफाहमत की सियासत है वो तो मैं अब भी चाहता हूँ, मेरी एक नेचर है, मेरी हमेशा से एक कोशिश रही है पिछले 85 से लेके आज तक कि मैं मुफाहमत को लेके चलता हूँ, और मैं आखिरी दम तक इसी पे कायम रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी पार्टी जो है। आपकी जाती राय क्या है? मैं आपकी, मुझे पता है उन्होंने क्या कहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपकी रीडिंग क्या है कि एक कंफ्यूजन है वहां पर एग्जिस्ट कर रहा बयानी को लेकर के? नहीं, आज उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश की कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मैं जाती तौर पे अगर आप मेरी जाती राय जानना चाहती हैं तो मैं समझता हूं कि किसी सूरत में भी ये ऐसा हो नहीं सकता, आज हो कल हो 10 दिन बाद हो, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, ये कन्फ्यूजन की बात मैं क्यों कर रही हूँ, इसकी वजह सिर्फ शहबाज शरीफ साहब तक की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि कुछ और चीजें भी ऐसी हो रही हैं जो इस बात को सपोर्ट कर रही हैं। यानी पहले तो उन्होंने जाती राय करार दे दिया, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ, वो क्या हुआ उसको डिग आउट करेंगे, कि उन्होंने फिर बाद में इसको ओन कर लिया। फिर वो ओन कैसे किया वो भी जरा सुन लीजिए। मुस्लिम लीग नून के कायद का खिताब हर मुस्लिम लीग नून के कारकुन के जज्बात की तर्जुमानी है। मीडिया के कुछ लोगों ने मेरे किसी बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर उनकी जाती राय है। नवाज शरीफ साहब का हर लफ्ज पार्टी के हर कारकुन के लिए मोहतरम है। तो हिलाली साहब, ये कंफ्यूजन वाली बात मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि नवाज नून लीग में ये मसला चल रहा है कि हमें लड़ाई करनी है या हमें दोस्ती करनी है, और कुछ लोग शायद नवाज शरीफ साहब के लड़ाई वाले बयानिए से इतने हैप्पी नहीं हैं। देखिए सीधी सादी बात है, ये नवाज और शाहबाज एक एक से सीधी बात क्यों नहीं करते हैं। वो कहते हैं तुम लड़ाकू हो, 3 दफे तुम्हें निकाला है, तुम लड़े हो, हर आर्मी चीफ के साथ लड़े हो, हर प्रेसिडेंट, मोस्टली हर प्रेसिडेंट के साथ लड़े हो, तुम तो बिल्कुल लड़ाकू हो। और मैं नहीं हूं, मैं नहीं समझता ये तरीका है पाकिस्तान को गवर्न करना। अब तुम अपनी पार्टी रखो, मैं अपनी पार्टी रखता हूं। असद उमर को और जुबैर को ये कम से कम ये क्रेडिट तो दो, एक पानी है और एक आग है। यू कांट मिक्स द टू। इन लोग तो करते ही नहीं है। दे ट्राई टू रेकनसाइल द इरेकनसाइलेबल, दोनों झूठे निकलते हैं। अब शहबाज शरीफ को कितनी तारीफ आप कहने, इसको तो स्टांस अपने भाई के खिलाफ तो ले ही नहीं सकता है ना। छोड़े जी इनका। व्हाई आर यू ट्राइंग टू रेकनसाइल द इरेकनसाइलेबल? नहीं, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर प्रिवेल किसका करेगा स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि हिलाल साहब को तो लग रहा है कि अब टू लेट। अच्छा इमरान साहब, आपको लग रहा है, मैंने एक जो चीज और देखी है,
ठीक है इलाइजा, जो जलील शर्कपुरी साहब हैं, एक MP है, उनकी जानिब से इन्होंने बाकायदा TV पे आके उस चीज़ को कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की तकरीर इदारों के खिलाफ थी और हम नहीं इसको लेकिन आज उनको उन्होंने शोकाज भी कर दिया और 7 दिन में उनसे रिपोर्ट मांगी है कि जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसका मतलब है कि एक PMLN के अंदर भी ये लहर तो है कि लोग मुत्तफिक नहीं है फिर सारे लड़ाई। ख्वाजा साहब आज आपने खुद बताया आके कि वो भी ये एक बात कह रहे थे कि अगर हम टकराव की सियासत करेंगे तो उसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। देखिए आप एक चीज़ को समझे कि जो जहाँ इंसान बसते हैं ना वहाँ आपस में इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में उस तरह से आज के दिन तक मैंने आपको बताया कि उस तरह से वो चीज़ें नहीं हैं। आज वो सारे जब उनकी इख्तिलाफ की हद तक है लेकिन अलग होने की हद तक नहीं अभी तक वो उसमें मुझे नहीं नजर आया कम से कम आज के दिन में, क्योंकि वो सब जिस तरह से बैठे हुए थे पूरी क़यादत आपको बताया कि वहाँ मौजूद थी। ये सब लोग जो थे उनका यही मौक़िफ़ था और वो ये चाहते थे। मियां शहबाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा जोर ये दिया इस बात पे कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी वक्त की ज़रूरत है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो सारी इत्तेफाक के रायब से अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें और इलेक्शन जो है वो हों शफाफ, बिल्कुल शफाफ, और जो 73 का आम इंतखाबात जब भी हों वो कहते हैं बिल्कुल शफाफ हो, और 73 का आइन जो है वो उसकी अपनी जो शक्ल है उसकी उसमें पूरी तरह से में इत्तेफाक हो नहीं रहा और सारी सियासी जमातों में इत्तेफाक हो जाएगा, क्योंकि हम तो ये भी सुन रहे हैं कि ओहदों पे भी लड़ाई शुरू हो गई है PDM की। नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये जो चीज़ें हैं आज उन्होंने जिस तरह से की, बाकी PDM की जो बात है वो ये होती रहती हैं चीज़ें जब इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन मैं इसको बड़ा मसला नहीं समझता। ये आप देखेंगे 1-2 दिन में मसला हल हो जाएगा। साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, और साथ ही इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि जो ये नया इत्तेहाद बन रहा था अपोजिशन का, इसमें तो अभी से ही ओहदों पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि कौन आगे आएगा, कौन लीड करेगा, क्या बनेगा, किस तरीके से चलेगा, ओहदे किसको मिलेंगे। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो नवाज और शाहबाज का कॉन्ट्रडिक्शन है, ये इनके पूरे APC में ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इट इज़ रिडल्ड विथ कॉन्ट्रडिक्शन। इन लोगों का ना दिल, ना दिमाग, ना हाल, ना चाल, कुछ नहीं है इन यूनिसन। एक है मुल्ला, एक है एक जवान वडेरा और एक बिगड़ा हुआ ताजिर। इनमें से कुछ नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो यूनिटी। मैनिफेस्टोज देखो पार्टी के, PPP लेफ्ट, नून राइट, JUI एक्सट्रीम राइट। मौलाना क्या कर सकता है? शोर कर सकता है ना, इलेक्शन तो नहीं जीत सकता है। नवाज शरीफ तो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता है। और बिलावल शोर कर रहा है कि रेजिग्नेशन के पहले नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। एक ही चीज इन लोगों को इत्तेफाक में लाता है, हेट्रेड फॉर इमरान खान एंड PTI। अब हेट्रेड, नफरत काफी नहीं है, कम से कम एक कॉमन आइडियोलॉजी होनी चाहिए। नफरत काफी नहीं है। तो मैं समझता हूं, और हम लोगों को सोचना कि PPP रिजाइन करेगा। भाई PPP को और क्या चाहिए? सिर्फ सिंध, पंजाब तो उनको मिल नहीं सकता, बलूचिस्तान उनको परवाही नहीं है, फ्रंटियर उनको मिल नहीं सकता। वो क्यों रिजाइन करें? किस लिए? और नया इलेक्शन में क्या गारंटी आप कर सकते हैं कि इतने सीट्स जीतेंगे? उनकी पास परफॉर्मेंस देखें, क्यों रिजाइन करें? दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये APC इज नॉनसेंस। मैं कहता हूं ना, इस इररिस्पॉन्सिबल, मैंने कहा था लास्ट टाइम, इररिस्पॉन्सिबल ट्रैश। लेकिन लाली साहब एक और आपकी बात थी कि सपोर्ट में एक दलील तो ये भी अब मिल रही है कि जब आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी को जब ये पता चल रहा है कि एक जानिब ये हमारे साथ बैठ के फैसले कर रहे हैं और दूसरी जानिब जाके खुफिया मुलाकातों में मामला तय भी कर रहे हैं, तो फिर आपस का ट्रस्ट भी तो खराब होता है ना फिर इस तरीके से। PPP जाके फौज को कहता है कि हम अब तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं है। ऊपर से तो वो फौज के खिलाफ हैं पब्लिकली, प्राइवेटली वो कहते हैं कुछ नहीं है। दैट्स अ लव हेट। अब PMLN का मुझे पता नहीं है, मगर PPP का ये तो पुराना है। मैं आपको बता सकता हूं फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जितनी अच्छी रिलेशनशिप थी बीबी की जहांगीर करामत और वहीद के साथ, उससे बेहतर क्या रिलेशनशिप? शायद ये बेहतर रिलेशनशिप है इस वक्त इमरान खान की और बाजवा की, मगर दैट वाज अ परफेक्टली हेल्थी रिलेशनशिप। अब ये दूसरी बात है कि
लगारी आठ टपका और फिर करप्शन की बातें आ गई और उस गवर्नमेंट को डिसमिस करना पड़ा, मगर शुरू में सब परफेक्ट रिलेशनशिप। राइट, तो आपको लगता है कि ये एपीसी में से कुछ नहीं निकलने वाला और कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी पॉइंट पर नाज़रीन हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक आते हैं तो फर्दर कुछ बात करेंगे कि एपीसी में से कुछ निकले ना निकले, लेकिन जो शेख साहब पिंडोरा बॉक्स खोल के बैठे हैं उसमें से क्या निकलने वाला है और उससे क्या खतरात हैं आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत को, क्या कोई नई हलचल है या फिर ये बातें ऐसे ही आई गई हो जाएंगी। एक ब्रेक के बाद आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? अजमल कसाब के घर का एड्रेस राइटर को किसने दिया और वो कौन लोग थे जिसने हिंदुस्तान को अजमल कसाब का डेटा प्रोवाइड किया? दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। लाहौर से हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सज्जाद शाह पर हमला करने के लिए भेजी और जो जलगार के लोग इकट्ठे किए और किसने पंजाब हाउस सुबह उनको नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया? नैब की अदालत में पथराव की मनसूबाबंदी लंदन से कितने दिनों में हुई और वो कैमरे जिन्होंने इस फुटेज को कवर किया उनको रोकने के लिए आपने कितनी कोशिशें की? बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैलब्रेथ का लेटर हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से किसने जारी किया? मैं आज 10 सवाल छोड़ के जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक इन 10 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ये थे शेख साहब, शेख रशीद अहमद साहब, जिनके 10 सवालात आपने सुन लिए जिन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से किए और ज़्यादातर ज़ाहिर है कि वो माजी से जुड़े हुए सवाल थे कि आखिर उनके माजी में बहुत सारे जो बातें हैं वो उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल उठाई हैं। क्या वाकई इन चीज़ों का नवाज शरीफ साहब से कोई ताल्लुक़ है और ये सवाल इस वक्त करने का आखिर मकसद क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है ये क्या मकसद है, ये जो सवालात इन्होंने रखे हैं और क्या इनके कोई जवाब आएंगे? समीना, पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब ने जो अपनी तरफ से सवालात उठाए हैं मियां नवाज शरीफ पे, मैं तो ना इन्हें सवाल समझता हूँ ना इन्हें इंकशाफ समझता हूँ, बल्कि ये ज़्यादातर अगर कहा जाए तो इल्ज़ामात हैं। और उसमें से भी आपको हैरत होगी कि इन इल्ज़ामात में से बहुत से इल्ज़ामात ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी जवाब आ चुके हैं। इसलिए शेख रशीद साहब ने, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि उन्हें फुलझड़ियाँ छोड़ने की आदत है, मीडिया में इन रहने का फ़न जानते हैं और अपनी जो है ना पसूड़ी पाई रख देना। नहीं तो इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं नवाज शरीफ साहब से। भाई बात ये है कि शेख रशीद साहब, मैंने अर्ज़ किया कि ये जो इल्ज़ामात हैं इनमें से बहुत सारे जवाब आ भी चुके हैं। जैसे ये उसामा बिन लादेन के हवाले से और अजमल कसाब के हवाले से, ये जो सिर्फ एक दो नई चीज़ें हैं उस पर नहीं, बाकी सब पे बात हो चुकी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही एक अफसोसनाक होता है कि किसी भी सियासतदान पे, ख्वाह वो शेख रशीद ही क्यों ना हो, ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए जाएं। क्योंकि यहाँ सबसे आसान तो ये होता है ना कि किसी के बारे में भी आप कोई इल्ज़ाम लगा दें। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि इससे मेरे नज़दीक नवाज शरीफ की सियासत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ की सियासत जो है वो शेख रशीद के इल्ज़ामात से ख़त्म हो जाए। नवाज शरीफ की सियासत, याद रखें, जब भी ख़त्म होगी खुद नवाज शरीफ की वजह से होगी। हाँ जी, ये शेख रशीद साहब के सवालात या इस तरह से जो है ना वो हिलाली साहब तो कह रहे हैं वैसे ही खत्म हो चुकी है। हाँ, तो अगर हिलाली साहब की बात को भी सच मान लिया जाए तो फिर भी आप देख लें कि उसकी वजह कौन है, खुद नवाज शरीफ। इसलिए तो ये कोई जवाब नहीं आने वाले इन सवालों में? नहीं, कोई जवाब नहीं आएगा। हिलाली साहब, नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में जितने मर्जी सवाल उठा लें, माजी की बातें कर लें इदारों के हवाले से, तो वो ठीक है, तो क्या उनके माजी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता? फिर वो भी जवाब दें आके। अगर आपके पास, अगर आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि उससे, देखिए मैंने किसी से पूछा, मैं एग्री करता हूं इमरान याकूब से। मैं समझता हूं कि ये सवाल कुछ बहुत सारे पुराने सवाल हैं, ख़ासतौर उसामा के, और इस सवाल में ठोस है, माने क्रेडिबिलिटी है और लोग देखा है, उससे इन्होंने मिला है। और जब वो मिले थे, बीबी खुद मुझे बताई है कि इसने कहा कि तुम मुझे पैसे दो और मैं इस औरत को निकालता हूँ, एक कैंपेन करता हूँ और इनको निकालेंगे। अब पता नहीं पैसे दिए गए या नहीं दिए गए, कुछ लोग कहते हैं दिए गए, और मगर मैंने कोई ख़ास कैंपेन नहीं देखा। और फिर लोग कहते हैं कि खा गए पैसे, और उसामा भी का वो भी डिसअपॉइंटेड था, मुझे नहीं पता। मगर एक चीज़ तो मुलाकात हुई थी और इस किस्म का रिक्वेस्ट उस वक्त जो था वो भी काफ़ी वाइड स्प्रेड था।
देखिए, मुझे नहीं पता इन सवालों का इम्पोर्टेंस क्या है। क्यों कि जैसे इन्होंने कहा, ये सवाल पहले भी पूछे गए थे और डिस्कशन इस पे हुई है और नवाज शरीफ पे कोई ख़ास असर हुआ ही नहीं। मगर जब मैंने आज एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को, जो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, मैंने कहा यार तो ये तो पुराने सब सवाल हैं, ये तो वही है ना, याद है जो बीबी के खिलाफ। कहने लगा जी बात सीधी सादी है कि ये सवाल, ये सीरियस क्वेश्चंस हैं, ये सीरियस क्वेश्चंस हैं जिनके एक सॉलिड रिस्पॉन्स होना चाहिए, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो लोग समझेंगे सच है। अच्छा, अब जब मैंने देखा तो ये सवाल ऐसे हैं कि आप सोचिए, ये गद्दारी से लेके फ्रॉड से लेके आम चोरी तक और स्कैंडलस बिहेवियर, हर किस्म का मॉरल, लीगल, एथिकल, हर चीज़ वायलेट हुआ अगर ये सब 10 सवाल आप पढ़ें तो अब मुझे तो एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मुझे शर्म आता है कि ऐसे सवाल कोई पूछ ही सकता है मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में। मगर अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो व्हाट डज इट से अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में क्या ये सब चीज़ बताते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इट इज़ डिसग्रेसफुल और मुझे शर्म आती है। मगर साथ साथ शेख रशीद को मैं पूछूंगा कि आपको अगर ये सब सवाल पता थे और आपने कितने साल गुजारा है शेख नवाज शरीफ के साथ, उनके कैबिनेट के साथ, उस वक्त जब आप उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि ऐसे आदमी के साथ आपको साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्योंकि सवाल तो उन्होंने वही पूछे होंगे जिनका कुछ ना कुछ जवाब शेख साहब के पास भी होगा। ठीक है हिलाल साहब, आपने एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, मैं उससे एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं इमरान साहब से पूछूं। इमरान साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को गद्दार साबित करने की कोई बाकायदा कोशिश की जा रही है? नहीं, मैं समझता हूँ कि क्यों की जाएगी। नहीं की जा रही है क्या? नहीं, क्यों की जाएगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों से, मैं इस पे भी आती हूँ जो आपने ये बात की है कि क्यों की जाएगी, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या नवाज शरीफ साहब को भी माइनस करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्हें गद्दार साबित किया जा रहा है? और उसके लिए मैं क्यों कह रही हूँ कि गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हम मुसलसल देख रहे हैं कि वज़रा, वज़ीर आज़म और जैसे अब शेख साहब के जो मुख्तलिफ सवालात हैं, ऐसे साबित हो रहा है कि ऐसे शो इन सवालों से, इन बातों से हो रहा है, इल्ज़ामात से, कि जैसे कोई दुश्मन मुल्क के झंडे पे नवाज शरीफ साहब उनको मैच किया जा रहा है। देखिए अब चीज़ें क्या है, होता पता क्या है, होता ये है कि जब नवाज शरीफ साहब वैसे ही आउट हो गए हैं सियासत से, कि जब वो सजा याफ्ता हो गए, जितनी देर तक या तो वो बरी हो जाए या उनकी अमली सियासत से आउट हुए हैं, लेकिन वैसे तो है ना, अमली सियासत से कह रहा हूँ ना, तो असल तो अमली सियासत की बात है। वैसे अगर ये इल्ज़ामात भी साबित हो जाएं तो फिर भी क्या होगा, यही हो सकता है ना कि आप किसी सियासतदान को सियासत में हिस्सा लेने से रोक सकते हैं, उस बात करने से तो नहीं रोक सकते। अमली सियासत से बेशक वो आउट है, लेकिन आप देखें सारी सियासत का मरकज़ व महवर तो अभी भी उनकी ज़ात ही है ना। पाकिस्तान की सियासत, चाहे नवाज शरीफ, चाहे मियां इमरान साहब तकरीर करें, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके वज़रा बात करें, नवाज शरीफ के अलावा बात नहीं होती। तो मैं तो नहीं मान सकती कि वो हमारी सियासत से आउट है इस वक्त। नहीं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन सवालात के बाद, शेख रशीद के इन 10 सवालों के बाद भी नवाज शरीफ की इस सियासत को एक रत्ती भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि माइनस अल्ताफ की तरह माइनस नवाज करने के लिए बाकायदा ये चीज़ें हो रही हैं? कोई नहीं, कौन करेगा, क्यों करेगा? मैं नहीं समझता कि अभी इस लेवल पे बात आई हो कि जी बाकायदा ये एक मुहिम के तौर पे एक ऐसी मुहिम चलाई जाए कि नवाज शरीफ को गद्दार करार दिया जाए और इस तरह की बातें। ये जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं, वो जानबूझ के बाजू का, आपने सुना होगा ना, वो कहते हैं कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। तो ये इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी किसी सतह पे ये फैसला नहीं हुआ। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक मशवरा ज़रूर दिया है PMLN को, वो क्या है वो भी सुन लेते हैं, फिर उस पर भी कॉमेंट लेते हैं। जी क्या कहते हैं फवाद चौधरी? मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो नवाज शरीफ साहब को जल्द अपनी मुकम्मल तौर शरीफ फैमिली को अपनी क़यादत से अलहदा करेंगे और एक नई मुस्लिम लीग नून बनाएंगे। ये ख्याल था कि हमारी डील हो जाएगी, जब डील नहीं हुई है तो फिर सारे जो हैं वो फट पड़े हैं। तो हिलाल साहब, आपको भी ऐसे लगता है कि जैसे MQM पाकिस्तान बन गई थी डिसोन करके अल्ताफ हुसैन को, वैसे ही PMLN में भी कुछ होने जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में दिस इज़ ऑल विशफुल थिंकिंग। ये नवाज शरीफ को N के ऊपर तो उसका काबू है,
अगर उसके जो मुखालिफ हैं नई पार्टी शुरू करना चाहते हैं तो बेशक करें। ये सोचना कि ये मुस्लिम लीग एन को किसी तरीके से एन फैमिली को ही निकाल देंगे, मेरे ख्याल में ये कामयाब नहीं होंगे। देखिए बात असल ये है कि ये जब सवाल पूछे जाते हैं, मिसाल के तौर पे किसको नहीं पता है कि एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब और हुसैन हक्कानी साहब एक पार्टी में थे। हुसैन हक्कानी उनका पब्लिसिटी मैनेजर था, और किसको नहीं पता है कि उस वक्त पैम्फलेट्स और फोटोग्राफ्स बीबी के, माने बीबी के किसी और का धड़ और बीबी का शक्ल, ये स्विमिंग सूट में, विमेन स्विमिंग सूट में सर्कुलेट किया जा रहा था। उस वक्त ये एक ट्रिक समझा जा रहा था। उस वक्त ये समझा जा रहा था कि ये इस किस्म की हरकतें पार्टीज कर सकती हैं अपने लोग, इनको किसी को बदनाम करने, कैरेक्टर असैसिनेशन। तो अगर नवाज शरीफ साहब उस वक्त इस पे कर सकते हैं। J.K. गैलब्रेट का बेटा पीटर गैलब्रेट जो लेटर ऑन एम्बेसडर था, वो बीबी के साथ पढ़ा था हार्वर्ड पे, उनकी बड़ी दोस्ती थी। अब वो दोस्ती को आप कोई हर किस्म की इंसिनुएशन ला सकते हैं। किस किस्म की दोस्ती थी, क्या वो जाती थी उसके साथ, अपने उसके वालदे के घर रहते थे साथ, मैंने टू स्पेंड द वीकेंड, होता होगा। मगर ये उससे डिड्यूस करना कि इसलिए फिर कुछ गलत चीज हो रहा था, ये जो है ये हमारी स्पेशलिटी है। माफ करिए, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, ये इस कौम की स्पेशलिटी है। बिल्कुल ठीक है। और ये कौम इस किस्म के लोगों को नहीं, माफ करिए, लेट मी फिनिश, इस किस्म के लोगों को जब इलेक्ट करता रहता है तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ ये कौम एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है, और उसका टॉप क्रुक जो होता है अमूमन प्राइम मिनिस्टर होता है। उसका सबसे बड़ा क्रुक जो होता है वो अमूमन प्राइम मिनिस्टर होता है। और माफ करिए, दिस इज अ कमेंट ऑन द इलेक्टोरेट, लोगों को छोड़े, इलेक्टोरेट पे कमेंट है। ठीक है, मैं ब्रेक लेती हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले इमरान से इसको वाइंड अप करते हुए मैं एक सवाल मेरे जहन में ज़रूर ये चीज़ आ रही है कि ये आपको लग रहा है ये इल्ज़ामात, ये गद्दारी के फतवे, ये खुफिया मुलाकातें, इदारों को मुलव्वस करना चीज़ों में, ये सब चीज़ें कोई हमारे लिए पॉजिटिव साइंस हैं? हमारी आने वाले दिनों की सियासत किस तरफ जा रही है? मैं ज़ाती तौर पे इसे इंतहाई नेगेटिव समझता हूँ, और आज भी बात और वहाँ उस ब्रीफिंग में भी हो रही थी, और मैं समझता हूँ ये बड़ा वैलिड एक सवाल है कि हिलाली साहब की नस्ल है जो वो अपने बच्चों को, या इवन हम अपने बच्चों को ये क्या कहेंगे कि हम किस तरह का पाकिस्तान उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह के ये मामलात हैं कि किसी के में ना बर्दाश्त है, ना किसी में हौसला है, ना किसी में ज़र्फ है, और ना किसी में अखलाकियात। हाँ जी, ज़र्फ होगा तो अखलाकियात होंगे ना। तो ये हमें इस पे ज़रूर सोचना चाहिए, और कम से कम एक हेल्दी नेशन की तरह एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहिए जिसके मुताबिक हमारी आंदा नस्लें जो हैं वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बिल्कुल सही है। और आपस के भरम जरूर, कुछ ना कुछ चीज़ों के भरम होते हैं, वो भी ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज़ खुल के सामने आने लगेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे बड़े नुकसानात भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में। चलिए जी, देखते हैं, सियासत के ढब तो ऐसा ही हैं, आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। जब हम अखलाकी पस्ती का जिक्र करते हैं तो हम देख रहे हैं कि रेप केसेस भी बहुत होते हैं, और जैसे सानिया मोटरवे केस था, इतनी उसमें हमने देखा कि तेज़ी भी नज़र आई, फ़ौरन तो बड़े सब एक्टिव भी हुए, लेकिन उसके बाद कुछ खामोशी हो गई है, और जो उसका मरकज़ी मुल्ज़िम है वो अब तक नहीं पकड़ा गया। क्यों? बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और सानिया मोटरवे केस की जैसे कि मैंने जिक्र किया था, हमने देखा है मीडिया की थोड़ी तवज्जो हटी है, तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग ही रिलैक्स हो गए हैं, और जो मुल्ज़िम था उसका मरकज़ी वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। हिलाली साहब, आपको क्या वजह नज़र आती है, क्यों नहीं बंदा पकड़ा जा रहा है? ऐसा ही वो छलावा बन गया है कि इतनी बड़ी पंजाब पुलिस के हाथ नहीं आ रहा? देखिए, बात सीधी सादी है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि उसको उन्होंने पकड़ लिया है, उसको डीब्रीफिंग हो रही है, और अगर ये पता चला कि उसको इतना चाहिए, इतना उसके पास इंफॉर्मेशन है कि पूरे पुलिस फोर्स को बदनाम कर सकता है और ख़ास लोगों को बदनाम कर सकता है, फिर उसको मार देंगे, एक इनकाउंटर करके उसको मार देंगे। मैं सिर्फ, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, मगर इट इज़ ये हो सकता है। माने कि हमारे लोग अब ये इस किस्म की चीज़ें हो रहे हैं इस मुल्क में, तो कुछ भी हो सकता है।
अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 28 रेडिंग पार्टीज इसके पीछे लगे हुए हैं, 28, और इसको इन्होंने पकड़ा नहीं है। और ना हमें पता चलता है कि वो रेडिंग पार्टीज किधर जा रहे हैं, माने देयर इज़ नो ऑन गोइंग कॉमेंट्री कि क्या हो रहा है, किधर हैं वो, कितने कुछ मिला नहीं मिला। दूसरी बात है, मुझे ये बताएं कि इसको कैसे पता चला कि 2-3 बजे रात या 2 बजे जो भी टाइम था, एक गाड़ी फंसी हुई है एक औरत के साथ, जिसके पास पैसे हैं मगर जिसके पास पेट्रोल नहीं है। ठीक। एक चोर को कैसे पता चला? और वो कहते हैं कि ये फ़ोन कॉल जो हुआ था तो ये फ़ोन कॉल शायद लीक हुआ। भाई दैट इज़ द वे टू ट्रेस इट। ये कौन था, कौन रिसीव किया, उसके बाद क्या कॉल्स हुए, क्या लिंक्स हो सकते। तो मैं आई डोंट नो, मगर कुछ दाल में कुछ काला तो लग रहा है। दाल में कुछ काला भी है और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनके हवाले से तफ्तीश होनी चाहिए। इमरान साहब, आपको लग रहा है कि ये इल्ज़ाम देखने में आ रहा है कि शायद कोई अंदर से इन्फॉर्मर है जिसको बता देता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हो सकता है, लेकिन ये लाजमी बात नहीं है, क्योंकि आबद मल्ली जो है ना उतना हाई प्रोफाइल मुल्जिम या मुजरिम नहीं था कि उसके इतने लिंक्स हों। लेकिन ये बात है 100% कि पंजाब पुलिस और स्पेशली लाहौर पुलिस की इससे ज़्यादा नाकामी हो नहीं सकती कि आपसे एक ऐसा जो हाई प्रोफाइल भी नहीं है और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। मेरी आज लाहौर पुलिस के एक अफसर से बात हुई है आज, और उसके मुताबिक अभी तक ये पकड़ा नहीं गया। अच्छा। और वो अभी तक पुलिस इसको पकड़ने में नाकाम है। तो आपने तो CCPO लगाए और IG साहब ने बड़े दावे किए और ये सारी बातें, फिर वो कहाँ गए वो दावे, कहाँ गई वो बातें? आपसे एक ऐसा मुजरिम नहीं पकड़ा जा रहा कि जिसको पकड़ना, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि माशरे के लिए वो एक नासूर की हैसियत रखता है। अगर इस दौरान वो ऐसी और मजीद वारदातें करते तो आप उस पर क्या करेंगे? बिल्कुल सही है। तो जनाब, बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन हमने देखा है कि अभी तक उन दावों को अमली शक्ल नहीं दी जा सकी है। देखना यह है कि कब ये हो सकेगा मुमकिन और कब आबिद मल्ही जो है अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ऐसा कुछ हो। इसी पॉइंट के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।